इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। शहर में बेसहारा बेजुबानों की बाढ़, सड़क पर दौड़ती टोली को बचाने के चक्कर में स्कूटी सवार छात्रा की मौत। निगम चाहे तो बना सकती है श्वानशाला। कोरोना मना रहा है जन्मदिन का जश्न, एक साल बाद फिर मार्च मचा रहा है कोहरा। सेकेंडरी के छात्र का मिला नरेगा में फर्जी नाम, आरोपी मैट ब्लैकलिस्टेड। और विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने भरी हुंकार, चिकित्सा सेवक ने बिलवाड़ा के सहाड़ा में कहा जीत कायम रखेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेजुबानों की टोली को बचाने में गई स्कूली छात्रा की जान की। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक स्कूली बच्ची के लिए काल का ग्रास बनकर आई। स्कूल के लिए निकली 16 वर्षीय छात्रा के परिजनों को नहीं पता था कि अब उनकी लाडली लौटकर कभी नहीं आएगी। जी हां, सुनहरे भविष्य का सपना संजोए परिवार की लाडली और इकलौती बेटी विद्यालय जाने के लिए स्कूटी लेकर निकल ही रही थी कि रास्ते में श्वान के कुछ बच्चे आ गए और उन्हें बचाने के चक्कर में छात्रा ने स्कूटी को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिस पर वहां खड़ी गाय भड़क गई और छात्रा के पीछे दौड़ने लगी। स्कूटी सवार छात्रा भी हड़बड़ा गई, जिससे गाड़ी असंतुलित होकर दीवार से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एमबी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौती बेटी को खोने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में उदयपुर नगर निगम शहर के बेसहारा मवेशियों की व्यवस्था करने में भी नाकामयाब साबित हुआ है, जिसका खामियाजा बुधवार को बड़े रूप में सामने आया है। लेक सिटी की झीलें गर्मी के सीजन में एक बार फिर से लबालब होने जा रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा आकोदड़ा बांध से पानी लिफ्ट करके पिछोला और फतेह सागर में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते शहर में पेयजल की मांग भी पूरी हो जाएगी। बुधवार को फतेह सागर और पिछोला का जल स्तर 9.5 फीट से ऊपर निकल गया। इसके बाद भी आकोदड़ा बांध से पानी की आवक लगातार जारी थी। पिछोला से लिंक नहर के माध्यम से फतेह सागर में पानी पहुंचाने का क्रम बना हुआ है। ऐसे में पानी की आवक होने से इसका स्तर बढ़ने की संभावना है। आकोदड़ा के गेट 16 इंच और देवास के गेट 32 इंच तक खुले हुए हैं। पहले ये डिसाइड हुआ था मीटिंग में कि इनका 9.5 तक करना है, कि पिछोला को भी और फतेह सागर को भी। तो मतलब पिछोला को आप 9.5 तक कर दो। लेटर रिटर्न ओनली पिछोला का ही आया था कि पिछोला को 9.5 कर दो, फतेह सागर को नहीं। फिर बाद में हुआ कि डाइवर्जन अभी चल रहा है, बाद में डाइवर्जन हो नहीं सकता, तो फिर इसको हमने कंटिन्यू किया। तो डाइवर्जन अभी 9.5 फीट तक का था, लेकिन उसके बाद 60 MCFT पानी बचता डैम में। तो 60 MCFT माना कि 3 महीने में वो या तो ज़मीन के अंदर चला जाता है या फिर बाष्पीकृत हो जाता है, या फिर और कोई डाइवर्जन बाद में हो नहीं सकता। तो हमने उसको अभी कंटिन्यू किया है। तो जितनी भी झील अभी 9.5 से ऊपर गेज है। करंट में वर्तमान में जो फतेह सागर का गेज है 9 फीट 8 इंच है, और वो पिछोला का जो गेज है जिसको स्वरूप सागर कहते हैं उसका 10 फीट 1 इंच है। कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी अगर नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, 483 कैपेसिटी है 11 फीट गेज पे पिछोला की। उसके आगे नेक्स्ट पिछोला में अभी तक पानी आ गया है 435 MCFT, और फतेह सागर है जो 13 फीट का गेज है। लेकिन क्या है 2 फीट हम उनको मदार बड़ा मदार छोटा और बड़ी झील से बढ़ते हैं, लेकिन वो इस समर सीजन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बरसात के टाइम में ही पानी डाइवर्जन हो सकता है। तो वो 2 फीट उससे बढ़ नहीं सकते। तो 11 फीट पिछोला से हम फतेह सागर को 11 फीट कर सकते हैं। तो अभी उसमें वर्तमान में फतेह सागर में 9 फीट 7 इंच मॉर्निंग का 7 बजे का 344 MCFT। कोरोना की दूसरी लहर के आने के बाद देश में एक बार फिर से स्थिति बिगड़ने लगी है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय पर फिर से खासा असर देखने को मिला है। लेक सिटी उदयपुर में भी पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबार पर प्रभाव दिखने लगा है।
उदयपुर में पर्यटन स्थलों के इन नजारों ने 1 साल पहले की तस्वीरों का एहसास दिला दिया है। पर्यटन व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से पिछले साल की याद दिला दी है। यही नहीं, कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो गया है। इक्का दुक्का पर्यटक ही झीलों की नगरी में आ रहे हैं। पर्यटन व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि वह सरकार और प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं ताकि इस संक्रमण के बढ़ते आंकड़े में कमी लाई जा सके। सर, ये जो सेकेंड वेव आई है उसने तो पहले से भी ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया है। जो न्यूज़पेपरों में इधर उधर की बातें हो रही है और जो हकीकत में है, वाकई में सही है। कोरोना की सेकेंड वेव ने माहौल बिजनेस का पूरा पहले से भी बहुत ख़राब कर दिया है। पूरे रोड खाली पड़े हैं, पर्यटक का आना जाना बंद हो गया है। व्हाट्सएप इन से जैसे मैसेज फैलता है उसकी वजह से जो आने वाले थे वो भी रुक गए अपनी जगह पे। और प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि कोरोना ख़त्म हो जाए। वो हमको भी फर्ज है उनको सहयोग करना। इसलिए हम भी इधर देखते जो हमारे टूरिस्ट जो पॉइंट है ये बोटिंग का, जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनका हम पूरा सेफ्टी के साथ मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सहयोग कर रहे हैं सरकार का, ताकि सब जितना जल्दी हो सके कोरोना से निजात मिले अपन को। इन दिनों कौन से राज्यों से पर्यटक आते हैं ज़्यादातर? अभी मोस्टली हमारे यहाँ जो आता है गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और दूसरा जैसे अपने यूपी वगैरह भी आते थे, लेकिन मोस्टली गुजरात से आते हैं। गुजरात के क्या कस्टमर उदयपुर को ही प्रेफर करते हैं घूमने के लिए, और पूरा बिजनेस जो है गुजरात महाराष्ट्र इनके ऊपर ही डिपेंड है। जैसे ही न्यूज़ फैली दूसरे कोरोना सेकेंड वेव की, उससे लोगों ने जो आने वाले थे वो भी रुक गए, और यहाँ के जो व्यापारी है ये है उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। फिर भी कोरोना सबसे बड़ी बीमारी है, उसको हम सहयोग करेंगे सरकार का। जैसे सरकार की गाइडलाइन होगी हम उनमें उनका सपोर्ट करेंगे, और हर तरह से अपने स्टाफ को, अपने कस्टमर को जो भी सेफ्टी होगी उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक धंधा ठप हो गया सर। हाँ। बिल्कुल धंधे भी नहीं है, और खाने पे भी थोड़ा बड़ा पड़ रहा है अभी। क्या काम करते हो आप? मैं ये घोड़े चलाता हूँ सर जी। कितना कमा लेते थे पहले, सब सीजन था तब? सीजन आता तो मतलब 1500-2000 रुपये कमाते थे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो बहुत जोरदार महंगा पड़ रहा है। कितना दिन भर में कमा लेते हो आप? दिन भर में कभी मोड़ी बेच मोड़ी बटे भी भेज जाए, कभी बेच भी नहीं है। घोड़े का कितना खर्चा मिलेगा? 200 रुपये रोज का घोड़े का खर्चा है। आप जो बचता वो आप करते हैं? हाँ, और हमारा बचता बच्चा बच्चे का ही थोड़ा पड़ रहा है। घर जानवर ला रहे हम कमा के खाते हैं, अभी थोड़ा पड़ रहा है, अभी ब्याज ना ला के, और खर्चा पानी महंगा पड़ रहा है हमारा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर में कई राज्यों के शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में कई जगह लॉकडाउन की स्थिति भी बन गई। आपको बता दें कि इन दिनों उदयपुर में भी पर्यटन व्यापार पर इस पर काफ़ी असर दिखा जा रहा है। अभी हम इस समय खड़े हैं उदयपुर के फतेहसागर झील पर, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और दिन भर उनकी रेलम रेल देखी जाती है। इन दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों के पर्यटक आते हैं, लेकिन जब से कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है, ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए, क्योंकि जो पर्यटक बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेके जानी है। ऐसे में कई लोग डरे भी हैं और सहमे भी हैं, और कई लोग जागरूक भी हो चुके कि इन दिनों कहीं पर भी घूमने नहीं निकल रहे। इसके चलते यहाँ पर पर्यटकों का जो असर देखा जा रहा है, ये असर यहाँ की दुकानों पर भी काफ़ी देखा जा रहा है। जो इस पर्यटन व्यापार से जुड़े हुए होटलें हैं, चाहे रेस्टोरेंट है या चाहे बोटिंग वाले, सभी जने बिल्कुल अपना व्यापार ठप हो चुका है और काफ़ी परेशान भी है। एटीएन उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना की दूसरी लहर में सभी जागरूक बने और सरकार और प्रशासन को सहयोग करें। एटीएन उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल वसीटा। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने गए 2 युवक मंगलवार को डूबने लगे, जिसमें एक को ग्रामीणों ने बाहर निकाल दिया तो वहीं दूसरा युवक पानी में डूब गया और मौत हो गई। सुखेर थाना पुलिस के अनुसार मेड़ता निवासी भूपेंद्र सिंह देवड़ा अपने साथी विक्रम सिंह के साथ पुरोहितों का तालाब की ओर घूमने गए थे, जहां पर दोनों नहाने लगे। इस दौरान भूपेंद्र और विक्रम सिंह पानी में डूबने लगे। दोनों ने मदद के लिए ग्रामीणों को आवाज भी लगाई, जिस पर एक ग्रामीण मौके पर पहुंच गया और दोनों को बचाने का प्रयास करने लगा। काफी प्रयासों के बाद ग्रामीण ने विक्रम सिंह को तो बचा लिया, लेकिन भूपेंद्र को बचाने में असफल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर थाने से हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से भूपेंद्र सिंह के शव को बाहर निकाला गया। उदयपुर जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत उदयपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने बुधवार को एमबी हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी यूनिट में कोरोना टीका लगवाया।
आंचलिया द्वारा कोरोना टीका लगवाने के दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल भी उपस्थित रहे। वैक्सीनेशन के बाद उत्साहित आंचलिया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आम लोगों में टीके को लेकर किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर लाखन पोसवाल ने कहा कि उदयपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन बेहतर व सफल रूप से चल रहा है। अभी तक किसी भी व्यक्ति में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता से अपील करता हूं कि आज मैंने कोविड की ये वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर लाखन पोसवाल साहब के साथ खड़े रह के मुझे भी काफ़ी डर था, तो मैंने आपसे निवेदन किया कि सर आप प्लीज़ साथ खड़े रहे और फिर मैं लगूंगा। इन्होंने कहा निश्चिंत रहें और आप लगवाएं, कुछ नहीं होगा। मैं अभी 15-20 मिनट हुए मैंने अभी टीका लगवा के और मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में भी 2 बेड लगे हुए हैं। डॉक्टर ड्यूटी अराउंड द क्लॉक डॉक्टर यहाँ है, नर्स हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा उदयपुर शहर की जनता को और पूरे संभाग की जनता को कि आप इसमें बिल्कुल भी मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रखें और अपना नंबर आने पर, अपनी बारी आने पर आप टीकाकरण ज़रूर करवाएं। कोरोना से बचाव के लिए जो कुछ हद तक ये टीका कारगर साबित हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए टीका लगाएं और टीका लगाने के पश्चात भी आप मास्क अवश्य लगाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। ऐसा मैं शहर की जनता से अपील करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, 16 जनवरी से जब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत साहब ने टीकाकरण की शुरुआत की, तब से एसएसबी के जो टीकाकरण केंद्र है कोविड के लिए, उसमें 30,000 से अधिक खुराक लग चुकी हैं। और हमारे यहाँ पे हमने पूरे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, आईए और ये सारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और अभी तक एक भी कोई साइड इफ़ेक्ट इस टीके के कारण किसी व्यक्ति को नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएंगे तभी जाके इस कोविड महामारी से मुक्ति मिल पाएगी। आज शहर के प्रमुख समाजसेवी और फील्ड क्लब के निवर्तमान सचिव श्री यशवंत जी आंचलिया ने भी आज टीकाकरण करवाया है और जब इस तरह के प्रमुख व्यक्ति जो टीकाकरण करवाएंगे तो इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई सुरक्षित है टीका और प्रभावी भी है। अभी जितने भी अध्ययन हुए उन सब में ये प्रूव हो चुका है कि ये कोविशील्ड है, कोवैक्सीन, दोनों के दोनों प्रभावी हैं और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अतः हम सभी इसी उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएंगे तो कोविड बीमारी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस बीमारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। इतने सारे लोगों को बीमारी हुई, इतने सारे लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हो गई। तो टीकाकरण ही एक इसका सबसे प्रभावी बचाव है। इसके साथ साथ जो दूसरे कोविड से बचाव के सामान्य उपाय हैं, जैसे कि नियमित रूप से मास्क पहनना और बराबर हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, उनका भी पालन आवश्यक रूप से करते रहें। ये अभी जो टीकाकरण हो रहा है वो बहुत कम लोगों का भी हुआ है और जब अब तक लगभग 2% लोगों को ही टीकाकरण हो पाया है पूरे भारत में। तो जब तक 40-50% लोगों को या तो टीका नहीं लग जाए या कोविड बीमारी का संक्रमण नहीं हो जाए, तब तक जो है इसका फैलना नहीं रुकेगा, जिसमें बहुत अधिक समय लगेगा। और इस टारगेट को अचीव करने में जो समय लगेगा, इस दौरान बहुत सारे लोग हैं वो संक्रमित होके और परेशान होंगे। इसलिए सेकेंड वेव आने का कारण यही है कि लोग बीच में काफ़ी इसको हल्के में लेने लग गए थे। जो सामान्य निर्देश हैं और कोविड से बचाव के जो तरीके हैं उनका पालन कम कर रहे थे, भीड़ भाड़ भी बढ़ने लग गई थी। इस कारण से सेकेंड वेव आई है। अतः अभी पूरा जो कोविड के नियम है उनका पालन करें। और एक अच्छी बात यह है कि अभी भी उदयपुर में इतनी हमारे करीब 3.5 लाख अभी तक टेस्ट हो चुके हैं कोविड के, और इसमें अभी भी कोई यूके वाला स्ट्रेन या कोई साउथ अफ्रीका वाला जो म्यूटेशन वाले स्ट्रेन है अभी उदयपुर में डिटेक्ट नहीं हुए हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम।
5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330।
बाद आपका स्वागत है। राजसमंद आमेट पंचायत समिति के ओलना खेड़ा ग्राम पंचायत में 10वीं के छात्र का नाम नरेगा में मिला है। नाबालिग 10वीं के छात्र के नाम का जब रिकॉर्ड जारी कर मनरेगा में चलाकर फर्जी तरीके से सरकारी धन पर डाका डालने का मामला सामने आया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्कूल का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि नाबालिग लड़के की स्कूल हाजिरी रजिस्टर में एक भी छुट्टी नहीं है। साथ ही नाबालिग ने भी नरेगा में जाने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई पंचायतों में इस तरह के मामले चल रहे हैं जिससे सरकारी पैसों पर कुंडली जमाए बैठे लोगों की चांदी हो रही है। ओलना खेड़ा ग्राम पंचायत में कई ऐसे मैट हैं जो इस तरह से फर्जी हाजिरी भरकर गरीबों का हक छीन रहे हैं। मैट पर प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों का हाथ होने से इन्हें किसी कार्रवाई का भी डर नहीं है। बताया जा रहा है कि 10वीं का ये नाबालिग लड़का मैट के छोटे भाई का लड़का है और मैट ने अपने जॉब कार्ड में पंचायत कर्मचारियों की मिलीभगत से नाम लिखा दिया और मनरेगा में फर्जी हाजिरी भरकर रुपये उठा लिए। पंचायत कर्मचारी भी इस साइट को चेक करने गए पर उनकी आंखों पर भी काली पट्टी बंधी दिखाई दी। विकास अधिकारी राकेश पुरोहित ने बताया कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली तो तुरंत पीईओ को मौके पर भेजा गया और मामला सही पाया गया। साथ ही मैट किशनलाल गाडरी व दौलतराम कुमावत को 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड करते हुए कार्रवाई की जा रही है। मेरे को दूरभाष से पत्रकारों द्वारा ये सूचना मिली तो चूँकि रात हो चुकी थी, प्रातःकाल ही मेरे ऑफिस में आते ही अपने पीओ को जांच के लिए भेज दिया है। अभी पीओ जांच कर रहा है, लेकिन मुझे दूरभाष पर बताया है कि वास्तव में जो नाबालिग छात्र है, स्कूली छात्र, उसके नाम पर अटेंडेंस हुई है और ये बहुत गंभीरता है। इसके लिए तुरंत ही हम 2 साल के लिए मेट को ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं और सुपरवाइजरी नेगलेंसी में ग्राम सेवक को भी एक बार के लिए चार्जशीट दे रहे हैं और ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो गलत प्रवृत्ति है वो उसकी पुनरावृत्ति पंचायत समिति क्षेत्र गाँव में न हो। द्वारा वैसे जब भी हमारे पास ऐसी सूचना आई है, कुछ दिनों पूर्व पनौतिया से एक मेट की सूचना आई थी, वो मौके पर नहीं था तो दूसरे दिन मैं स्वयं मौके की जांच करने गया था, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और हमारे द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं। प्रहलाद गाडरी सन ऑफ मोहनलाल गाडरी निवासी रावाखेड़ा कक्षा 10 में अध्ययनरत है और वो हमारे यहाँ पर रेगुलर आ रहा है। ठीक है, कभी महीने में 1 आध दिन कहीं एब्सेंट रहा होगा, कोई काम होगा तो, बाकी रेगुलर स्टूडेंट है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के दौरान सरकारी उपकरण चुराने वाले अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार सलदा निवासी कुबेर सिंह ने कुराबड़ थाने में करीब 40,000 रुपए कीमत के सेंटिंग की प्लेटें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें गिरवा डिप्टी प्रेम दंडे ने कुराबड़ थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मांडव, हेड कांस्टेबल गंगाराम डांगी, कांस्टेबल रुद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार और तीर्थ कुमार की टीम गठित कर अनुसंधान प्रारंभ किया, जिसमें सफलता हासिल करते हुए प्रतापगढ़ की भागल निवासी शंकरलाल मीणा, मीठालाल मीणा और पीयूष मीणा को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों ने जगत से गिंगला मार्ग पर चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। साथ ही जिले के झाड़ोल, डबोक और लसाड़िया थाना क्षेत्र में भी हाईवे सड़क से निर्माण कार्य में प्रयुक्त सेंटिक की प्लेटें, जैक व अन्य निर्माण उपकरण चुराने की वारदातें कबूली है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का माल डुंगला गांव के इमरान खान को बेचना बताया, जिस पर कुराबड़ पुलिस ने दबिश देकर इमरान खान को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर के बाद उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी देहदान स्मृति स्मारक बनाया गया है। समाजसेवी सागरमल जैन की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज में यह स्मारक बनाया गया है। बुधवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल द्वारा देहदान स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया गया। इस स्मारक के साथ ही सभी सुविधाओं से युक्त एक वेटिंग एरिया भी बनाया गया है, जिसमें आने वाले मरीज के परिजन और देहदान के लिए आने वाले लोग बैठ सकेंगे। अब तक देहदान करने वालों के नाम भी यह दाता प्राचीर में लिखे गए हैं एवं आगे जो भी देहदान करेगा उसका नाम लिखा जाएगा। समाजसेवी सागरमल जैन के पुत्र ने बताया कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यह दान किया गया है। आपको बता दें कि स्वर्गीय सागरमल जैन ने भी देहदान किया था और उन्हीं की स्मृति में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में देहदान स्मृति स्मारक बनाया गया है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि समाजसेवी सागरमल जैन की स्मृति में परिजनों द्वारा बनवाए गए स्मारक से न सिर्फ लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि बाहर से आने वाले मरीजों के तीमारदारों को भी बैठने की सुविधा मिलेगी। श्री सागरमल जी जैन की स्मृति में उनके परिवारजनों ने एक बहुत अच्छा देहदान स्मारक बनाया है आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कि एक बहुत अच्छा प्रतीक्षालय है और पूरे रोगियों के परिजन यहाँ बहुत आते रहते हैं उनके लिए
इस जगह पे कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो बहुत अच्छा प्रतीक्षालय है, टॉयलेट्स वगैरह, अच्छा पीने के पानी, आरओ वाटर की व्यवस्था की है। और देहदान करने के लिए जो आते हैं, भविष्य में कोई भी उनके परिजन, उनको बैठने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, उससे प्रेरणा मिलेगी। और उनके परिवार ने ये पूरा तन मन धन से बहुत अच्छी भावना के साथ में ये स्मारक बनाया, जो कि राजस्थान में पहला है। और देहदान स्मारक आज तक कोई राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी नहीं है, तो ये एक उदाहरण होगा सभी के लिए, जो देहदान के लिए लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। और राजस्थान सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो इसका फॉर्मल लोकार्पण करेंगे। आज परिवारजन, क्योंकि सागरमल जी की बेटियां और दामाद और सभी आज आना था, इसलिए हमने इसको चालू करवा दिया है। सागरमल जी की जो धर्म पत्नी हैं, उन्होंने इसको शुरू किया है और सीएम साहब निकट भविष्य में इसका लोकार्पण करेंगे। हमारे दूसरे जो आरएनटी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण करेंगे। ये उनका मन था कि जाते जाते वो कुछ दान करना चाहते थे, तो हम यहाँ कंट्रोलर सर के पास आए, पोसवाल साहब के पास। उन्होंने ये सजेस्ट किया, तो हमने यहाँ पे एक स्मारक बनवाया है, जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, पेशेंट्स, उनके परिजनों के बैठने के लिए हवा, लाइट, पानी, बाथरूम्स, उन सब की सुविधा करवाई है। और हमने यहाँ पे एक देहदान प्राचीर बनवाया है, जहाँ पे आज तक जो 129 लोग हैं जिन्होंने यहाँ देहदान किया है, उन सब के नाम लिखवाए हैं हमने। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के मल्ला तलाई इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीलू राणा कॉलोनी में 21 वर्षीय दीपक वैष्णव ने देर रात फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को फंदे से उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया गया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अंबा माता थाना पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बीजेपी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर दुष्कर्मियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। दरअसल गोगुंदा क्षेत्र में एक मंदबुद्धि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद बीजेपी ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि गोगुंदा में जो एक महिला के साथ हुआ वह काफी निंदनीय है और राजस्थान में महिला काफी खतरे में है। सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाना चाहिए, साथ ही महिला से दरिंदगी करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। गोगुंदा के ओगुना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल जिस प्रकार से एक विबंधित बालिका के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसको लेकर आदरणीय जिला हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि ऐसे अपराधियों की पकड़ तुरंत हो और तुरंत कार्रवाई की जाए। एसपी महोदय ने बताया कि हमारी कार्रवाई चल रही है और उन्होंने यह बताया कि मैं समय पर पहुंचकर रात को मैं उस स्थान पर, घटनास्थल पर पहुंच गए थे। तो वास्तव में जिस प्रकार की कार्यशैली भी वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की है, कई अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भी मोबाइल प्रकरण का हो चाहे और अन्य मामले हो, उसके अंदर जिस प्रकार उनका कार्य सराहनीय है, तो हम सबको भी उनको पूरा विश्वास है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ी जनता भी सतर्कता और पुलिस प्रशासन और थोड़ा कठोरता से काम करेंगे तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक सामूहिक दुष्कर्म के जो मामले आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं लगाम लगे। जनमत भी इस प्रकार का अपना एक मानस बनावे कि ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पकड़वाने अपना सहयोग प्रदान करें। महिला के साथ में जो ऐसे अपहरण करके उससे उनके साथ में मार पीट करके और जो अपराध किया है, ये वास्तव में शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसी घटना के ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक और अपराध बढ़ते रहेंगे। वैसे हमने आज एसपी साहब को जो ज्ञापन दिया, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, वैसे एसपी साहब कह रहे थे मैं रात को ही वहाँ पहुँच गया था और कुछ अपराधियों को हमने पकड़ा है और जल्दी ही हम इस घटना का खुलासा करके जिन अपराधियों ने जो ऐसा कृत्य किया है उनको हम कठोर सजा देंगे। ये हमने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जन आंदोलन की स्थिति आए, मगर मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थिति नहीं आएंगे। एसपी साहब बहुत सतर्क है, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हमारे को भी विश्वास है कि ऐसी घटना के ऊपर जो कठोर कार्रवाई होगी तभी जाकर ऐसे अपराध में अंकुश लगेगा।
राजसमंद के नाथद्वारा में राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य सेवक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार जो नेशनल परमिट के लिए फीस लगाने जा रही है, उसके विरोध में यूनियन के लोगों ने विरोध जताया। जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने 4 से 9 सीटर वाहनों के 25,000 और 9 से 23 सीटर वाहन तक के 75,000 रुपए परमिट फीस निर्धारित की है, जो टैक्सी मालिक के लिए भारी रकम है। इस पर सभी ने प्रति सीट फीस निर्धारित करने की अपील की। राजस्थान में जो डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ वो सबसे ज़्यादा महंगा है। दूसरी मार वो झेल रहे थे। अभी भारत सरकार ने जो ये टैक्स लगाया है वो हमारे टैक्सी वालों के लिए तीसरी मार पड़ गई है। अब हम 3 मार झेल के जीवित नहीं रह सकते हैं। इस टैक्सी के धंधे को बिल्कुल मारने की कगार पे ले आए हैं सरकार। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हमारी यूनियन की तरफ से निवेदन करता हूँ कि इन तीनों टैक्स को लेवें और हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान प्रदेश में रहते हैं, हमारी सुनवाई करी जाए। सभी यूनियन और सभी वर्ग के सहायता दी है। राजस्थान सरकार ने सभी वर्ग को सहायता दी है। मात्र एक टैक्सी, बस और ट्रक एसोसिएशन है, इनको अभी तक कोई सुविधाएं नहीं मिली है और न कोई राहत मिली है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे को भी कुछ राहत देवें और वन टाइम टैक्स जो लागू किया है उसको वापस लेवें और हमें राहत प्रदान करें। इसी संदर्भ में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। ये नितिन गडकरी साहब भारत सरकार एवं प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब राजस्थान सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं कि इन मांगों को स्वीकार करें और हमें थोड़ी राहत प्रदान करें। भिलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के टीकड़ गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके कारण ट्रक में रखे गैस सिलेंडरों में एक एक करके विस्फोट होने लगे। विस्फोट इतना तेज था कि पास के गांवों में भी दहशत फैल गई। ट्रक में हुए भीषण अग्निकांड से टीकड़ गांव में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है। घटनास्थल के समीप बने मकानों में सिलेंडरों के फटने से काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन विकराल आग देखकर पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके से 500 मीटर दूर असहाय होकर खड़ी हो गई। एक के बाद एक सिलेंडरों में विस्फोट होकर दूर खेतों में जाकर गिरते रहे। बाद में आग का प्रकोप कम पड़ने पर रात 11 बजे आग पर काबू पाया गया। बुधवार सुबह भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रही। हनुमान नगर थाना प्रभारी मोहम्मद इमरान ने कहा कि जयपुर से 400 गैस सिलेंडर भरकर एक ट्रक कोटा जा रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर टीकड़ गांव के निकट ट्रक डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई, जिसके कारण ट्रक में आग लग गई और गैस सिलेंडरों में विस्फोट होना शुरू हो गया। एक सूचना मिली थी कि टीकड़ के पास एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस जाब्ता सारा स्टाफ वहाँ पहुँचा तो पता पड़ा उस सिलेंडर एक्सीडेंट होने के कारण सिलेंडर्स में आग लग गई और सिलेंडर्स में धमाके हो रहे थे। कितने बजे तक काबू पा लिया गया आपको? आग काफ़ी रात तक काबू पाया गया। इसमें फायर ब्रिगेड भी मौजूद थी, पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी भी थे। कोटा जयपुर हाईवे बंद कराया गया था और डाइवर्ट कराया गया ताकि पास में कोई कैजुअलिटी ना हो, और टिकट के जो अड़ोस पड़ोस के निवासी थे, मकान मालिक थे, उनको सबको निकाला गया। क्या किसी तरह की जान माल की हानि हुई? अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अब तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। जो ट्रक था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सिलेंडर से आप मौके पे देख सकते हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ट्रक आया इधर से ये, हाँ, देवली की तरफ स्पीड से में था। हाँ, स्पीड में था ये, स्पीड में था। वो जो पहला ना डिवाइडर, हाँ, उस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया ये, चढ़ते पहले पलटी मार गया। ठीक है। मैं उस टाइम में यही तकड़ा, मेरे सामने हुआ, मतलब नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जो पड़ने के बाद में उसमें लगे आग, घर्षण से आग लगी। आग लगे तो मैं सोचा मतलब भाई सर पेट्रोल भी आई, डीजल वो लगेगा। फिर जबरदस्त हो गई आग। उसके बाद में आग लगने के बाद में करीबन 15-20 मिनट बाद में फिर ये गैस फटने। भिलवाड़ा के प्रभारी और राज्य के चिकित्सा सेवक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और 1 माह से इसमें लगे हुए हैं। प्रदेश की 4 सीटों पर हमारी जीत होगी, मगर सहाड़ा में हम सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। नामांकन के दिन यहां पर मुख्य सेवक अशोक गहलोत, प्रभारी महासचिव अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून से किसानों और महंगाई से आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। हाल में चुनाव के कारण उन्होंने अभी भावों को स्थिर किया हुआ है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये फिर से भाव बढ़ाने लग जाएंगे।
इस चुनाव में राज्य सरकार का मूल्यांकन तो अलग बात है, मगर केंद्र सरकार का भी मूल्यांकन होगा। चिकित्सा सेवक डॉक्टर रघु शर्मा के साथ बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। कांग्रेस की तैयारी तो सदैव ही रहती है और यहाँ विधानसभा में तो हमारा करीब करीब 1 महीना हो गया। सारे हमारे साथी जो स्थानीय हैं, नेता लोग, वो सब लोग जुटे हुए हैं और जिस ढंग की तैयारी है, वैसे तो राजस्थान में 4 चुनाव हम जीत रहे हैं, पर साड़ा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अभी बातचीत कर रहे हैं हम, जिस दिन नामांकन होगा उस दिन हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी आए, हमारे प्रभारी महासचिव जो राजस्थान के अजय माकन जी वो भी आए, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी भी आए। अभी तो फाइनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक बार उम्मीदवार का नाम फाइनल होने के बाद बाकी चीज़ों से आपको हम अवगत करा देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है मोदी जी की, जो किसानों की हत्या करना चाहती है, 3.5 महीने से किसान 4 महीने से सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी गर्दन पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने कहा बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को 7 साल 6.5 साल हो गए, अब पेट्रोल कहाँ पे है, डीजल कहाँ पे है, रसोई गैस के दाम कहाँ है? इससे सारी महंगाई एक गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी इन्होंने। और इतने बेशर्म लोग हैं ये कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो अब ये कीमत इन दिनों में स्थिर है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे दूसरे दिन फिर दामों में वृद्धि हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। जब 130 बैरल से ज्यादा आता था तब तो हम 70 में दे रहे थे यहाँ, और आज आधी से भी ज्यादा कीमतें गिर गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ये महंगा क्यों दे रहे हैं, ये सवाल इनसे पूछते हैं। 33% टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, 32% टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। क्यों कमर तोड़ रहे हो? ये एक्सपोज हो चुके हैं। राज्य सरकार का मूल्यांकन तो अलग बात है, केंद्र सरकार का भी मूल्यांकन होगा इन चुनाव में। अंबामाता थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व निजी स्कूलों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर बड़गांव एसडीएम ने 3 विद्यालयों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसी को लेकर बुधवार को निजी विद्यालयों के स्कूल शिक्षा परिवार संगठन ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर रद्द करवाने की मांग की है। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला महामंत्री भवानी प्रताप सिंह झाला ने बताया कि बड़गांव एसडीएम द्वारा बिना नोटिस दिए ही अंबामाता थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो कि बहुत गलत है। नोटिस के बाद पालना नहीं होती तो फिर एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। कि जो एक तरफा कार्रवाई 3 स्कूलों के खिलाफ की गई है, आपने यानी कि बड़गांव एसडीओ ने बिना कुछ स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगे हुए कि वो छात्र उन स्कूलों में क्या लेने आए थे या किस कारण से आए थे, होमवर्क लेने आए होंगे या बोर्ड फॉर्म भरने आए, बिना कुछ स्पष्टीकरण मांगे आपने सीधे एफआईआर करा दी। ये राजस्थान का पहला एग्जाम्पल है जब किसी स्कूल के खिलाफ एसडीओ द्वारा एफआईआर कराई गई। अगर आपको लग रहा था कोरोना गाइडलाइंस का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप नोटिस देते हैं, स्कूल से कारण पूछते हैं। अभी कल की बात है, बीकानेर में इसी तरह का एक मामला था, उसके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया स्कूल पे। तो ये तो एक कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन डायरेक्ट एफआईआर करा देना और वो भी बिना किसी जानकारी लिए, क्या है बच्चों को बुलाना, होमवर्क देना, क्या बच्चों को एजुकेशन देना, ये अपराध है? कब से हो गया ये अपराध की श्रेणी में? सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मंत्री जी का वो आया था स्टेटमेंट कि हमने वो प्रोग्राम चला रखा है, घर घर जाके होमवर्क दे रहे हैं। उसका उल्टा मैं आपको इतने वीडियो बता सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ बच्चों को स्कूल में बुला के सरकारी अध्यापकों ने क्लासें ली हैं और जब उनसे पूछा गया, हमारे प्रतिनिधि गए, वीडियो रिकॉर्डिंग करी कि सर आप कैसे बुला रहे हो बच्चों को, तो बोले हमारे तो बच्चे दूर दूर रहते हैं, हम कहाँ घर घर जाएँ, तो हमने स्कूल में बुला के और क्लासें ले ली। हमने यही ज्ञापन दिया है कि जब सरकारी विद्यालय उल्लंघन करें उनके खिलाफ एफआईआर नहीं, और मात्र आपको निजी स्कूल नजर आ रहे। क्या द्वेषतापूर्ण कार्रवाई सिर्फ निजी स्कूलों के खिलाफ? क्या शिक्षा देना अपराध है? और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार,
उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर के समीप स्थित बड़गांव बेदला आरा मशीन की गली में बुधवार को 4 कछुए लावारिस हालत में पड़े मिले। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे बड़गांव के उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की नजर इन कछुओं पर पड़ी। इसके बाद राठौड़ ने इसकी जानकारी बायोलॉजिकल पार्क प्रबंधन को दी। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद उपप्रधान ने वन्य जीवों के संरक्षण की समाज में एक मिसाल पेश करते हुए इन कछुओं को बायोलॉजिकल पार्क ले जाकर छोड़ा, जहां इन कछुओं को बायोलॉजिकल पार्क में स्थित चिकित्सालय में चिकित्सकीय परीक्षण में रखा गया। बायोलॉजिकल पार्क के चिकित्सकों की निगरानी के कुछ दिन रखने के बाद इन कछुओं को डिस्प्ले एरिया में छोड़ा जाएगा। प्रारंभिक रूप में सामने आया है कि ये कछुए पालतू नजर आ रहे हैं, जिन्हें इनके मालिक द्वारा सुनसान जगह देखकर छोड़ा गया है। आज मैं मेरे एक साथी के साथ बड़गांव आरा मशीन से बेदला की ओर आ रहा था, तभी उस कच्चे रास्ते पर मैंने एक प्लास्टिक की बोरी को देखा जो हिलती डुलती अवस्था में थी। मैं तुरंत अपने साथी के साथ गाड़ी से उतरा और उतरने के बाद जब मैंने उस प्लास्टिक की बोरी के अंदर देखा तो उसके अंदर 4 कछुए थे। मैंने आसपास वहाँ पर पता किया, लेकिन कोई व्यक्ति की आवाजाही जो है उस क्षेत्र में नहीं थी। एक गाड़ी वाले एक भाई साहब आ रहे थे, उनसे भी मैंने पूछा तो उनका यही कहना था कि किसी घर में इन कछुओं को रखा गया होगा और मौका देखकर आज घर मालिक द्वारा इन कछुओं को यहाँ पर छोड़ा गया है। मैंने तुरंत इसकी जानकारी बायोलॉजिकल पार्क में मेरे मित्र हैं विनोद जी तंवर, उन्हें दी। उन्होंने तुरंत इसे गंभीरता से लेते हुए मुझे कहा कि आप इसे तुरंत बायोलॉजिकल पार्क लेकर आ जाओ। मैं चारों ही कछुओं को बायोलॉजिकल पार्क में लेकर आया, जहाँ पर मैंने डॉक्टरों के पास इन चारों ही कछुओं को छोड़ा। इन चारों ही कछुओं को उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ा और इसका स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो वन विभाग द्वारा किया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात इन्हें डिस्प्ले एरिया में छोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन है तो उम्र की बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए। अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो काफी खतरनाक है। ऐसे में यदि सभी को वैक्सीन लगा दी जाएगी तो इसका खतरा भी कम हो जाएगा। साथ ही मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है वह पूरे देश के हित में है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज कोरोना की दूसरी लहर देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। जहां डॉक्टर कह रहे हैं एक कोरोना संक्रमित 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में बचने के लिए हमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना अत्यावश्यक है। प्रदेश में कोरोना के बचाव के लिए 1,70,00,000 मास्क वितरित कर दिए गए हैं और अभी भी अभियान जारी है।
आज वैक्सीन से ज्यादा कारगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है। साथ ही प्रदेश वासियों से अपील की गई है कि जिस तरह मुख्य सेवक की अपील के बाद दीपावली का त्योहार सादगी से मनाया गया, उसी तरह अब होली व अन्य सामाजिक समारोह कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मनाए जाए। देखिए, अगर मान लो पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार के पास वैक्सीन मौजूद है तो ये तो उनको सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। इसमें एज का रेस्ट्रिक्शन रखने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे देश को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जो पहले फेज में हमने हेल्थ केयर वर्कर को लिया, फिर दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लिया, फिर तीसरे में 60 साल तक की एज ग्रुप के लोग और 45 से 59 से के बीच के जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित, अब उन्होंने 45 साल कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि 45 से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए पूरे देश में। मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है वो मैं समझता हूं कि कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट में है, क्योंकि जिस ढंग से दूसरी पीक आ रही कोरोना की, महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आपका केरल में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, कर्नाटक में बढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। और जो डॉक्टर कह रहे हैं कि एक आदमी जो पॉजिटिव होगा सेकेंड वेव में, वो एक वीक के अंदर 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो जब इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैल सकता है तो वैक्सीनेशन का ड्राइव हमको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज करना चाहिए। उम्र की बाध्यता समाप्त करके और वैक्सीन लगाओ लोगों को। वैक्सीन के बाद में भी पॉजिटिव केस हो सकता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। वैक्सीन एक बचत है। मास्क लगाने का अभियान पूरे कंट्री में राजस्थान ने लीड ली है, उसमें कानून बनाया हमने विधानसभा में। 1,70,00,000 मास्क हम वितरित कर चुके हैं सरकार की तरफ से, और इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं। SOP जारी की गई है, जिसमें आने वाले टाइम में कैसे कोरोना का मुकाबला होगा राजस्थान में, उसकी सारी जानकारी दी गई है। तो हमारा तो ये है कि वैक्सीन के मामले में भी हिम्मत दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को। 45 साल आपने जब कर दिया तो इसको फ्री कर दें। किसी भी एज ग्रुप का आदमी वैक्सीन लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ गांव के तालाब में युवक के पैर व कमर पर पत्थर बंधे शव के मिलने के बाद परिजनों व ग्रामीणों में सीमलवाड़ा सरथुना मार्ग पर जाम कर प्रदर्शन किया और हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस दौरान पुलिस पहुंची और जल्द आरोपियों के पकड़ने के आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। दूसरी ओर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात में सीमलवाड़ा निवासी 17 वर्षीय फैजान अपनी बाइक लेकर घर से निकला था। सुबह फैजान का शव पीठ तालाब में तैरता हुआ मिला। फैजान के पैर व कमर पर पत्थर बंधे हुए थे, जिससे आशंका है कि फैजान की हत्या की गई है। आज दिनांक 24/3/2021 को थाने पर सूचना मिली कि सीमलवाड़ा का फैजान पिता इमरान साबलिया उम्र 17 साल का लड़का कहीं गुम हो गया है, जिस पर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीठ से सूचना मिली कि एक लड़की की लाश पीठ तालाब में पड़ी हुई है। तालाब पे पहुंचे तो वो लाश फैजान पिता इमरान साबलिया की पाई गई, जिस पर परिवार वाले इस लाश को लेकर डूंगरपुर हॉस्पिटल आए और मृतक के दादाजी इब्राहिम का सिद्दीक साबलिया ने रिपोर्ट दी कि मेरे बेटे को कल से घर से निकला था, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने मारकर पानी में डाल दिया है, जिसकी लाश का पंचनामा PM किया गया है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है और मुकदमा हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है और कार्रवाई जारी है। खेरवाड़ा सकल जैन समाज उपखंड खेरवाड़ा द्वारा महावीर जयंती पर रीट परीक्षा आयोजित कराने के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी प्रमोद सिरवी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जैन धर्म के सबसे बड़े त्योहार महावीर जयंती पर रीट परीक्षा आयोजित करने का विरोध करते हुए इसे जैन धर्म की आस्था एवं सिद्धांतों का प्रहार होना बताया। ज्ञापन में महावीर जयंती पर हो रही परीक्षा को स्थगित कर अन्य तिथि तय करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सतीश चंद्र वाणावत, महामंत्री दिनेश जैन, पूर्व उपाध्यक्ष पारस जैन, गजेंद्र कोठारी, खड़क क्षेत्रीय दशाहूमड़ समाज के अध्यक्ष महेंद्र जैन, महामंत्री ललित जैन, स्थानीय दशाहूमड़ समाज के अध्यक्ष धनपाल जैन सहित जैन समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा रीट की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को महावीर जयंती के दिन आयोजित की गई है। यह जैन समाज के साथ में बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं विश्वासघात है, धोखा है। इतनी बड़ा त्यौहार है जैन समाज का,
एकमात्र जैन समाज का महावीर जयंती सबसे बड़ा त्यौहार है और इस दिन रीट की परीक्षा आयोजित करना जैन समाज के हितों पर कुठाराघात है। जैन समाज के युवा और जैन समाज के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी उस दिन ड्यूटी रहेगी, वो अपना इतना बड़ा त्यौहार मनाने से वंचित रहेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि 25 अप्रैल की तिथि को परिवर्तन कर अन्य तिथि तय की जाए और जैन समाज के साथ में जो इस प्रकार का किया गया है जैन धर्म के सबसे बड़े त्यौहार के दिन परीक्षा आयोजित करने का, भविष्य में इस दिन इस प्रकार के बड़े त्यौहार चाहे वो किसी भी धर्म के हों उस दिन इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। वल्लभनगर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण वृद्धजनों में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में वृद्धजनों को लगाने के लिए टीके पहुंच गए हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव के चलते इन्हें जागरूक किया जा रहा है। वल्लभनगर उपखंड के नवानिया गांव में भी वैक्सीनेशन से पहले वृद्धजनों को पुरानी परंपराओं के अनुरूप ही जागरूक किया जा रहा है। पुराने जमाने में जब गांव में कोई कार्यक्रम होता था तो रेड लगाकर सामूहिक बुलावा दिया जाता था। उसी प्रकार अब वैक्सीनेशन के लिए भी वृद्धजनों को उनके ही तरीके से रेड लगाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। युवाओं द्वारा गांव के चौराहे पर जाकर आवाज लगाकर वृद्धजनों को कोरोना वैक्सीन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इधर बुधवार को ग्राम पंचायत नवानिया उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर कांता जड़वा के नेतृत्व में 60 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 275 पुरुषों व महिलाओं को टीके लगाए गए। टीकाकरण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महेंद्र गुर्जर, सरपंच सत्यनारायण व्यास, उप सरपंच जगदीश सेन ने पूरा सहयोग किया। मेडिकल टीम से लीला एमके व वैक्सीनेटर एएनएम सुमित्रा आमिटा, कमला आमिटा ने टीके लगाने का कार्य किया। होली पर्व में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं और बाजार में भी रंग गुलाल और पिचकारी की दुकानें भी सजने लगी हैं, लेकिन वास्तव में अभी बाजार में कलर पूरी तरह फीके हैं। कोरोना के डर की वजह से इस बार पक्के कलर की बिक्री ना के बराबर हो रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि पक्के कलर कोरोना वायरस को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसे लोगों की समझदारी ही कही जाएगी, क्योंकि चिकित्सक भी कोरोना को देखते हुए इनसे बचने की सलाह दे रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के कलर व्यापारियों से बात की गई तो दुकानदारों ने एक ही बात कही, गुलाल तो बिक रहा है पर पक्का कलर इस बार नहीं बिक रहा। वर्तमान में जिस तरह परिस्थिति अभी कोरोना काल की चल रही है और उसमें जहाँ कलर अमूमन जो उत्साह होली का होना चाहिए पब्लिक में है नहीं, फिर भी जो अबीर और गुलाल जो अपने प्रचलित है आर रोड से बने हुए शुद्ध और हर्बल कलर जो अभी भी बाजार में आए हैं, पिछली बार लगभग 10-12-15 दिन पहले दुकानें खुल जाती थी। इस बार आज 24 तारीख है, परंतु आज 4 दिन बाकी रह गए, फिर भी बाजार में पूरी तरह से दुकानें खुली नहीं है। कोरोना का भय वर्तमान में वापस थोड़ा हावी होने की वजह से लोगों की लापरवाही समझो, परंतु ये सारा पिचकारियों के होली के त्यौहार पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और लोगों में एक डर और भय है। और इस कोरोना काल में इस होली को जरूर अच्छे त्यौहार को दबाने की कोशिश, फिर भी सभी से हमारा अनुरोध है कि कोरोना काल में प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करते हुए होली को उत्साहपूर्वक मनाएं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शहर में बेसहारा बेजुबानों की बाढ़, सड़क पर दौड़ती टोली को बचाने के चक्कर में स्कूटी सवार छात्रा की मौत, निगम चाहे तो बना सकती है श्वानशाला। कोरोना मना रहा है जन्मदिन का जश्न, 1 साल बाद फिर मार्च मचा रहा है कोहरा। सेकेंडरी के छात्र का मिला नरेगा में फर्जी नाम, आरोपी मेट ब्लैकलिस्टेड। और विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने भरी हुंकार, चिकित्सा सेवक ने बिलवाड़ा के सहाड़ा में कहा जीत कायम रखेगी सरकार। एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।